हम लोग हैं अभी नागपुर के एयरपोर्ट में और हम सर का वेट कर रहे हैं। करीबन अभी बज चुके हैं 7 राउंड 27 के आसपास हो गया है, 7:27 और सर की फ़्लाइट का टाइम है 7:45 का। तो अभी हमारे जितने भी कैब ड्राइवर भाई हैं वो सभी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं और कुछ हमारे साथ ऑटो वाले भाई भी हैं और सब लोग देख सकते हो मेरे पीछे में खड़े हैं। हम लोग अभी एयरपोर्ट के जस्ट ड्रॉपिंग पॉइंट पे खड़े हैं। यहीं से सर को पिकअप करना है हमें और बाहर लेके जाना है। हमारा जो पॉइंट रहने वाला है अपना संविधान चौक। तो अभी सर का वेट करते कि फ़्लाइट को भी थोड़ा सा टाइम है। हमारी जो सभी की गाड़ियाँ है वो पार्किंग में है। तो ये कुछ देख सकते हो आप, एयरपोर्ट का सीन है। एयरपोर्ट पूरा खाली है। पुणे की जो फ़्लाइट है वो जा चुकी है। अभी मुंबई की फ़्लाइट अभी ऑन द वे, मतलब 7:45 पे आ जाएगी। तो सब लोग यहाँ खड़े हैं, जितने भी भाई लोग हैं मेरे। अभी सर का वेट करते क्योंकि काफ़ी टाइम है। अभी तो टाइम 7:27 ही हुआ है। अभी थोड़ा टाइम है। सर आ चुके हैं, हमारे साथ है सर। जय महाराज सर, जय महाराज। जय महाराष्ट्र. तुमचे व्हिडिओज बघतो. थँक्यू सर, थँक्यू. जय महाराष्ट्र. जय भाऊ. संविधान चौक का पुष्पार्पण यहाँ हो चुका है और हम जा रहे हैं अभी दीक्षा भूमि। और हमारे साथ बहुत से लोग हैं यहाँ पे। और भाई कैसे हो? बढ़िया. मेरे को भी हम यहाँ बिल्कुल केशव साहब का स्वागत करने के लिए सभी ड्राइवर भाई, हमारे ऑटो चालक भाई भी है। फिनिश। दीक्षा भूमि में है और यहाँ का वातावरण एकदम साइलेंट। अभी यहाँ से हम निकल के जा रहे हैं पटेल लॉन की तरफ और बहुत से लोग वहाँ पे भी जमा हो चुके हैं। और यहाँ पे जो हम आए हैं, हमारे कैब वाले और ऑटो चालक, हमारे भाई लोग, सभी लोग आए हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से हमें पटेल लॉन जाना है। पटेल लॉन का जो भी स्टेशन रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। कोणाच्या सांगण्यावर नाही, तो आपल्या खुशीने आपल्या मनाने इथे जमलेला आहे. आणि आपल्याला आशा आहे की या पुढच्या ज्या आपल्या समस्या आहेत, ज्या पुढच्या ज्या आपल्या अडचणी आहेत, त्यांना एक तो तोडगा म्हणजे डॉक्टर केशव नाना क्षीरसागर सर. त्याच्यामुळे आता आपण त्यांच्यासोबत संभाषण करू. कुणाला काही अडचणी असेल तर त्याच्यावरती मार्गदर्शन करतील की त्यांची पुढची रूपरेषा, आंदोलनाची दिशा, पुढचं मार्गदर्शन ते आपले सगळ्यांना नम्र. जिंदाबाद. ड्रायव्हर एकता, ड्रायव्हर एकता, ड्रायव्हर एकता. सर्वांनी आता स्वागतचा कार्यक्रम आटोपलेला आहे आणि आपण खूप शॉर्टकटमध्ये आपण हा कार्यक्रम निपटून घेऊया. कारण सरांचा वेळ फार महत्त्वाचा आहे. आपल्याला तिथे आले एक माझ्या खूप मोठी गोष्ट आहे. आपण त्यांचे मनोगत ऐकून घेणार आहोत. आधी मी तुम्हाला ड्रायव्हर भावांची आहे. कोणी एकाची लीडर नाही. इथे नागपूरमध्ये लोक विचारतात की तुमचे लीडर कोण, बरोबर का? इथं कोणी लीडर नाही, सगळे ड्रायव्हर लोक लीडर आहेत. ठीक आहे. तर मी सगळ्यांना
पुनश्च बोलतो तो कोणी कोणाला कमजोर नको समजा आपल्याला. आपण ड्रायव्हर आहोत, आपण कस्टमरला रोज टॅकल करतो की कसं काय बोलायचं आहे. तुम्हाला थोडा मीटर टॅक्सीमध्ये थोडा त्रास होत आहे की कस्टमरला 25 रुपये आणि 21 रुपये कसं पटवून द्यायचं. त्याच्यासाठी पण साहेब तुम्हाला संबोधित करतील आणि स्वतः खचून नको जा. माझ्या पण दिवसाला 5-5, 6-6 राईड कॅन्सल होतात, तरी पण मी खचून जात नाही आणि मी पुढची राईड मारण्यासाठी प्रयत्न करतो आणि मी 99% रोज बुकिंग ऑनली मीटरने मारत आहे. 99%. आणि आमचे सहकारी आहेत ठीक आहे, आणि काही लोक आहेत ते त्यात पटवून देऊ शकण्यामुळे ते खचून जातात. तर खचू नका, ही चांगली मोहीम आहे. अजून ही चालू कशी आहे ते तुम्हाला सांगतो मी एकदा. 5 जुलैला आम्ही ही मोहीम चालू केली की फक्त नागपूर सिटीमध्ये जी ॲप आहे ओला ते बंद करूया म्हणून. तुम्ही जरा सगळं जोडले होते खांबला साईडला, बॅक साईडला, तर त्यापासून ही मोहीम सुरू झाली. आणि आमचे नितीन गोखले जी आहे, अमित बांगडे जी, हे आमचे गोल्डन, त्याला गोल्डन म्हणावं लागेल, ते आम्हाला भेटलेले आहे आणि त्यांच्यामुळे आम्ही मुंबईपर्यंत पोहोचलो. मुंबई सरांनी आमची दखल घेतली. नागपूरवाले काही लोक म्हणत होते की हा मोर्चा तुम्ही मुंबईसोबत नको करा, पण आम्ही नाही, आमचं मन नाही मानला. आम्ही मुंबईसोबत आणि पुण्यासोबत हा मोर्चा समोर नेला आणि आमचा विजय झाला. कारण की त्या मुंबई आणि पुण्यामध्ये नागपूरचं नाव जोडलेलं गेलं आणि आपल्यासाठी साहेब सदैव प्रत्यक्षील आहेत आणि 7 दिवस ते आपल्यासाठी उपोषणावर बसले होते. तर सगळ्या ड्रायव्हरला मी कडकड विनंती केली होती की सगळं त्या मिटिंगला आवर्जून या. तरी लोक येतील, काही 11 वाजेपर्यंत येतील आणि मी आपलं संभाषण सोडतो. धन्यवाद. त्याकरता सर्व लोकांचा मी आभार मानतो आणि आपल्याकडे जे डॉक्टर क्षीरसागर साहेब आलेले आहेत त्यांचाही मी खूप खूप आभार मानतो. आपण इथे आज का जमलो आहे हे आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे, पण याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, कशा पद्धतीने करायचं आहे हे आपल्याला आपले साहेब सांगतीलच. तर त्याआधी एक माझं मत असं आहे की आपण आपल्या नागपूर शहराला किती गाड्या चालत आहेत हे सर्वांना माहीत आहे. तरीही आपण इथे फक्त आणि फक्त थोड्या संख्येमध्ये ते काही सांगणार, ह्या लोकांना एकत्रित करण्याचं काम हे सर्वांचंच आहे, हे फक्त आमच्या 4 लोकांचं नाही है ना. तर हे काम आपल्या सर्वांनाच करायचं आहे, सर्व ड्रायव्हर भावांना करायचं आहे. तर त्याकरता तुम्ही सहभागी झाले आहात याचा मी खूप खूप आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. आसिफ इनामदार सरांचं स्वागत करतील सर. प्रवीण उपासे सर. नंदकुमार चंदल सरांचं स्वागत करतील. अरे आप इधर उधर क्यों हो रहे हो यार, एक साइड रहो. संदीप आठवडे सरांचं स्वागत. नागपूर शहरामध्ये आपली पहिल्यांदा कॅब चालवण्यावर आठवण खुशीची गोष्ट आहे. कारण की असं कधीच नाही झालं, पहिल्यांदा नागपूरमध्ये असं झालेलं आहे. कारण की भरपूरच्या युनिट कॅबवाल्यांना आपण सुद्धा खूप नाही म्हटलं तरी पहिल्यांदाच आपल्या ITI कॅबच्या माध्यमातून भरपूरच्या माध्यमातून आपण एकत्र झालो कॅबवाले आणि ऑटोवाले सुद्धा. आपल्याला मार्गदर्शन काय आहे ते आपली सर्व उपस्थित करून त्यांना कोणाला अडचण असेल ते बोलू शकतात आणि आम्ही शकतात. एवढे बोलून आपण 2 शब्द समाप्त करतो. नमस्कार. मी स्विफ्ट डिझायर नवीन गाडी घेतली. सुरुवातीचे 1-1.5 वर्ष मला ते बरं वाटलं, घर चालत होतं. पण आता 1-1.5 वर्षापासून त्या गाडीच्या व्यवसायातून मला जेवढं उत्पन्न हवं तेवढं मिळत नाही आहे. आणि काय करावं, गाडी विकून टाकावं, मुलांचं शिक्षण असो किंवा आपले स्वप्न तर फार दूरची आहे. आता तर असं वाटायला लागलं होतं की आपण ह्या व्यवसायामध्ये पडलो तर आता आपलं काही खरं नाही, अशी परिस्थिती तयार झालेली आहे. आपल्या गाडीचे EMI टाईमावरती देता येत नाही आहे. त्याच्यामध्ये वर्षाच्या शेवटी RTOचा टॅक्स आहे,
त्याचं पासिंग आहे, फिटनेस आहे, अथोरायझेशन आहे, इन्शुरन्स आहे आणि गाडीचं मेंटेनन्स आहे, आपण गाडी चालवतो त्याचे टायर्स आहे, या सगळ्या गोष्टीचा खर्च वजा आपल्याकडे काही उरत नाही, अशी माझी एक स्थिती झालेली होती. आणि मी बऱ्यापैकी प्रयत्न केला की नाही आपल्याला जास्त काम करायचं आहे. सकाळी 6 वाजेपासून रात्री 10 वाजेपर्यंत 12-12, 14-14 तास मी काम करत होतो. केलं म्हणजे काम केलं, पैसा यायचा, घर चालायचं, पण हातामध्ये 1 रुपया शिल्लक राहत नव्हता. मग मी मनात विचार केला की आपल्याला काहीतरी आपला व्यवसाय चेंज करावा लागेल, जेणेकरून आपण आपलं भवितव्य सुधरवू शकतो. पण ह्या आंदोलनाची सुरुवात झाली, मला आपल्या भावांनी सांगितलं की आपल्याला असं असं करायचं आहे. मी याच्या अगोदर कोणत्या संघटनेत नव्हतो, मी याच्या अगोदर कुठेच नव्हतो. मी आपलं मला वाटतही नव्हतं की मी घर भाडं भरू शकत नाही आहे. तुम्हाला सगळ्यांना अनुभव आहे की घर मालकीन असो, घर मालक असो, त्यांना व्यवस्थित पैसे द्यायला पाहिजे. तर ते सुद्धा आपल्याला म्हणतात, भाऊ 5 तारीख होती, आजची 10 तारीख आली, तू पैसे दिले नाही. आणि धंदा होत नव्हता. तेव्हासुद्धा मला काही आपले बांधव मिळाले, भाऊ आपल्याला स्ट्राईक करायचं आहे आणि ह्या सरांचं मार्गदर्शन आहे. या सरांचं नाव मी ऐकलं, त्यांचे फेसबुक, यूट्यूब याच्यावरती व्हिडिओ पाहिले, त्यांच्यापासून मला जी प्रेरणा मिळाली, माझं पूर्ण मन परिवर्तन झालं की नाही, असा माणूस आपल्यासोबत उभा राहिला, असा नेता आपल्याला मिळाला तर आपला हा व्यवसाय वाचेल आणि आपण याच्यातून मुक्त होऊ शकतो. आपण आपला स्वतःचं अस्तित्व टिकवू शकतो. आपल्याला हक्काचेच पाहिजे, आपल्या मेहनतीचेच पाहिजे. पण ते जर आपल्याला घेता नाही येत आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला कोणी सपोर्ट करत नाही आहे, तर हा व्यवसाय करू नये असं एक माझं मत झालं होतं. पण आता हे पूर्ण माझं मत बदललेलं. खंबीर नेता, मला एक प्रामाणिक माणूस, आणि मला त्यांच्यावरती विश्वास आहे की आज न उद्या आपल्या या सगळ्या मागण्या एक न ओके, फिर भी मैं हिंदी में बात करूंगा चलेगा सर, ऑब्वियसली. क्योंकि आप सबको पता है कि सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के कैब और रिक्शा चालक जो लड़ाई हमने महाराष्ट्र में शुरू की है, दिल से तो हम सब मराठी है, मराठी हमारी मातृभाषा है, लेकिन जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की शुरुआत पुणे से की, उस पावन धरती से मैं आता हूँ. और जो मराठा साम्राज्य अटके पार जिसको बोलते हैं हम मराठी में, जिस तरह से जो एक ही हम लोगों ने तैयार की है, उस तरह से एक ही हम पूरे भारत के कैब और रिक्शा चालक ऑनलाइन काम करने वाले अगर करते हैं तो हम इन कंपनियों से लड़ सकते हैं. इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ताकि आपको सबको पता है कि दिल्ली में भी आंदोलन चालू हो गया है. पता है जयपुर में चालू हो गया है, अहमदाबाद में है, बैंगलोर वाले कर रहे हैं. तो ये जो आग पूरे देश में लग रही है, ये आग का जो इसको क्या बोलते हैं, जो हवा जो आपको भड़काती है, वो हिंदी भाषा के माध्यम से जाती है. इसलिए मैं हिंदी में बात करूंगा. तो आप सब इतने बड़े तादाद में आए, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. लेकिन आज पहले बार बात करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है कि जिस चेयर पे बैठने के लिए मुझे बोला है, वो शादी का चेयर है, नवरदेव का चेयर है. और आपकी भाभी, मेरी बीबी भी ये वीडियोस देखती है और वो गुस्सा भी कर सकती है कि मुझे छोड़ के तुम वो स्टेज पे क्यों बैठे. लेकिन जो गुलाब आपने मुझे दिए हैं, जो मैंने सब समेट के मेरे मोरे भाई के पास रखे हैं, मैं घर पे जाके उनको दूंगा और सॉरी बोलूंगा, और ऐसे आशा करता हूँ वो मुझे माफ कर देगी. तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि दोस्तों, जिधर तक मैंने सुबह से समझा है, अभी मैं हूँ पुणे से, आंदोलन मुंबई में चला तो उधर के भाई लोगों से मिलना हो गया, बातचीत हो गई, एक दूसरे से पहचान हो गई. लेकिन नागपुर के काफ़ी भाइयों को, मतलब ये जो अभी भांडरकर साहब हैं, गजबिये साहब है, गोखले साहब है, अमित है, ये पूरा जो आपका नागपुर का टीम है, उनको मैं मिला ही आज पहले बार हूँ, है ना. मुझे ये भी पता है कि आप सब लोग, आपसे ज़्यादातर लोग एक दूसरे को अभी पहले बार ही मिले हो आंदोलन के माध्यम से. बिल्कुल बराबर है ना. हाँ सर. पहले से सब लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे. नहीं सर. मुंबई में भी सेम हाल है, पुणे में भी काफ़ी कैब चालक, हमारा भक्तों रिक्शा का संगठन ऑलरेडी मजबूती से काम कर ही रहा है, जिन्होंने बाइक टैक्सी को भगा दिया महाराष्ट्र से. लेकिन कैब के जो भाई है, वो पुणे में भी सब आंदोलन के माध्यम से एक दूसरे से मिले, जो अभी यहाँ पे खड़े हैं, मुंबई के भी और नागपुर के भी. और इतना भरोसा आपको मुझ पे है, मुझे आप पे है, इसलिए तो मैं अनशन पे बैठा.
और आप लोगों को एक दूसरे से है। ये इतना आसानी से कभी हुआ है आज तक? नहीं ये नहीं सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये कोई और शक्ति है जो हम सबको साथ में ला रही है। आपको पता है कि अगर कोई संगठन बनाना है तो संगठन के नेताओं को घूमना पड़ता है गली मोहल्ले से, लेकिन हम सब के घर वाले ने जो दुआ की होगी ऊपर वाले से कि हमारा जो घर का मर्द है जो इतना मेहनत करता है, लेकिन उसके जो मेहनत को जो फल नहीं मिलता है, उसका खून पसीने का रूपांतर जो खुशियों में होना चाहिए घर वालों को, वो दुआ हमारे घर वालों ने की होगी। इसलिए भगवान ने आज हम सबको साथ में लाके यहाँ पे खड़ा किया है। सही बात है? सही बात। आज तक 10 साल हो गए ये कंपनी हमारी ले ही रही है, हम अगर ऐसे बात में बोलेंगे, बराबर है? बराबर। आज तक हम उनका कुछ उखाड़ नहीं पाए। नहीं। क्यों उखाड़ नहीं पाए? क्योंकि ये कंपनियां ऑपरेट होती है इंटरनेशनल लेवल पे और हम लोग लड़ाई करते हैं गली मोहल्ले में। गली मोहल्ले। नागपुर के भाई नागपुर में आंदोलन करेंगे, उसमें का रिक्शा वाला अलग से करेगा, कैब वाला अलग से करेगा, मुंबई का मुंबई में करेगा, मुंबई में तो 5 जिले हैं, पालघर का पालघर में करेगा, दादर का दादर में करेगा, नवी मुंबई में करेगा, उसमें से फिर भी रिक्शा वाले और कैब वाले अलग। पुणे का भी सेम हाल है, चिंचवड़ की संगठना अलग, पुणे की संगठना अलग। लेकिन अगर पहले बार हम सबने झटका दिया होगा इन कंपनियों को तो ये एकता के माध्यम से दिया है। अगर आप लोग मतलब जो कंपनियां करोड़ों रुपए का फंडिंग देके पूरे देश के रिक्शा और कैब वालों पे राज करने का कोशिश कर सकती है, तो हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक होके इन कंपनियों को जवाब दे सकते हैं। और ये हमने सीखा है, ये आप सब ने की हुई कोशिश काबिल तारीफ है। तो एक बार आप सबके लिए जोर से तालियां बजाएं। और मैंने आंदोलन की शुरुआत में ही बोला है कि ये कंपनियों के गुंडागर्दी की अंत की। और जब ये कंपनियों को देखने को शुरुआत हो गई है, या जो भ्रष्ट अधिकारी हमारे आरटीओ में बैठे, पूरे देश में सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट होगा तो आरटीओ का डिपार्टमेंट है ना। और हमारा दुर्दैव है कि हमको उनसे ही डील करना पड़ता है। आप सबने पेपर में पढ़े होंगे कि आरटीओ को आने के लिए कितना पैसा गिनते हैं, तब बड़े बड़े शेयर उनको मिलते हैं। इतने का ब्राइब मंत्री लोगों को देते हैं, फिर ही उनको इतने बड़े बड़े शेयर मिलते हैं। और इतनी भ्रष्ट व्यवस्था से हमको झगड़ना है। आपने सबने वो वीडियो देखे जिसमें अपर आयुक्त तो बोल रहे हैं कि हमने कंपनियों से लिख के लेंगे और सबका आईडी अनब्लॉक करेंगे एक दिन पहले, और दूसरे दिन क्या बोल रहे हैं कि नहीं वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये किसकी वजह से हुआ? पैसा बोलता है, सही बात है। और ये पैसे के वजह से आज हम लोगों पे ये दिन आए हैं, और ये दिन आए हैं इसलिए हम सब लोग एक हो गए हैं। ये आप सबकी कोशिश है, इस बात में भी दोहराया नहीं है कि कोशिश कम है, लेकिन जो योगायोग बोलते, जो सहयोग बोलते, वो बहुत बड़ा है। कोई तो शक्ति है जो हम सबको साथ में लाके खड़ा कर रही है, तो उस शक्ति को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हर एक भाई ने जो लड़ाई चालू हुई वो लड़ाई में साथ रहना चाहिए। मुझे कुछ भाई लोग बता रहे थे कि जब आखिरी जो मीटिंग हुई आरटीओ के साथ, अभी हम लोग सब साथ में आ गए तो आरटीओ को भी सबको साथ में आना पड़ा। पहला मीटिंग ऐसे हो गया संगठन के साथ, जिस मीटिंग को नागपुर के आरटीओ थे, MMRDA मतलब पूरे मुंबई के आरटीओ थे, और पुणे और चिंचवड़ के आरटीओ थे। तो हम लोग साथ हो रहे हैं तो आरटीओ को भी साथ में आके बैठना पड़ेगा। और उन आरटीओ को जो आयुक्त है पूरे राज्य के, उन्होंने कुछ आदेश दिए हैं जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। तो ये जो शक्ति ने हम सबको साथ में रखा है, ये शक्ति को अगर हमको रिस्पेक्ट करना है तो हमको आगे चलना पड़ेगा। मुझे अभी कोई बता रहे थे कि लोग थोड़े सैड हो गए क्योंकि जो लास्ट मीटिंग में हमारे साथ जो विश्वासघात उन अधिकारियों ने किया। सही बात है, आप सब थोड़ा निराश हो गए, सही बात है। हमको ये भी समझना चाहिए कि ये कोई 3 घंटे का मूवी नहीं चल रहा है, बराबर है। सोशल मीडिया पे ये रील्स गिरते हैं, लेकिन जो भी चल रहा है वो सच्चाई की जंग है। ये रियल लाइफ नहीं है, ये रियल लाइफ की लड़ाई है। और एक रात में किसी को कुछ नहीं मिलता। हमको यहाँ तक आकर अगर ऊपर वाले ने साथ में रखा भी है तो हमको साथ में रह के दिखाना होगा। और अगर इस बार हम लोग हार गए, अगर इस बार हम लोग पीछे हो गए, तो पिछले 8 साल में कुछ हुआ नहीं, अगले 8 साल में भी कुछ होगा नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने भी किया लेकिन कुछ हुआ नहीं।
देखो, एक अगर बड़ा भाई निकम्मा निकलेगा इसका मतलब ऐसे नहीं कि अगला भाई भी निकम्मा हो। अगला भाई तो ताकतवर हो सकता है। तो अगर हमारे जो पहले वाले, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, आपको नहीं जमा तो हमको कोशिश करने दो, टांग मत अड़ाओ, इतना तो कर सकते हो, दूर खड़ा रहो, भले सपोर्ट मत करो, विरोध तो मत करो, इतना तो उनमें मैच्योरिटी होना चाहिए। अगर विरोध नहीं करते हो तो लड़ाई आसान होगी, जंग तो लड़ेंगे, हमारा हक का रेट तो लेके रहेंगे। आज आपको जो मिल रहा है आप लोग उसमें खुश हो? कितने लोग हैं कि जो एकदम 90 भी नहीं मिल रहा है ना, आप बोल रहे हो किधर गए? हाँ, 90 भी मुश्किल हो गया। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि पैसे काफी आ जाए हमारे पास, लेकिन वो 90 में खर्चे ना हो, वो हेल्दी फूड में खर्चे हो, चिकन खाओ, मटन खाओ, 90 के लिए वो पैसे मत दो आपको। लेकिन जो हमारा हक का है, जो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, नागपुर की अगर बात करूं तो आपके अभी तक रेट्स भी नहीं निकाले। जैसे पुणे में कुल कैप्स के रेट है, मुंबई में है, अभी तक नागपुर में वो निकाले भी नहीं है। तो अभी 1-2 दिन में जब से हम लोगों ने पहल की है तो उसके रेट्स फिर से आएंगे। और उसके बाद जिस तरह से आयुक्त साहब ने पिछले मीटिंग में, जो पिछला मीटिंग हुआ वो वेस्ट तो नहीं हुआ। आवाज सबको आ रहा है ना? हाँ ठीक है, बंद रहना थोड़ी देर। देखो, कोई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। हम जो कर रहे हैं वो कायदे कानून से कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन से कर रहे हैं, और जो भी करते हैं उसका हम लीगल प्रूफ और पेपर मांगते हैं, और उसके साथ हम लोग उसके वीडियोस भी रखते हैं। जो होता है वो ट्रांसपेरेंटली होता है। अगर हमको लगता है कि अधिकारियों ने मीटिंग में बोला अलग और बाहर किया अलग, तो उसके वीडियोस भी हम लोग रिलीज करेंगे, ऑडियोज भी रिलीज करेंगे। तो मीटिंग में पिछले बार जो भी हुआ वो वेस्ट नहीं हुआ। कम से कम आयुक्त ने हाथ ऊपर किए और बोला कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो आरटीए है वो आपके रेट तय कर सकता है, और वो रेट तय करने के लिए खंडवा समिति के जो निर्देश है उसका वो सहारा ले सकता है। खंडवा समिति नाम की एक समिति महाराष्ट्र सरकार ने बनाई थी 2017 में। देखो, अभी 2017 सितंबर का समिति है। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े आईएएस अफसर लाके वो समिति बनाया। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में हर एक जिले में जाके, हर एक शहर में जाके उन्होंने सर्वे किया, और 2017 में वो टाइप के जो सीएनजी के रेट्स थे, वो सीएनजी के रेट के हिसाब से उन्होंने 2017 में जो रेट निकाला है कि अगर किसी कैब वाले को ओला उबर में धंधा करना है तो उसको 17 में कम से कम 15 रुपए पर किलोमीटर मिलेगा, तो वो जी सकता है। कितना? आज है 2025, तब सीएनजी था 41 रुपीज, 1 के 40। आज सीएनजी कितना नागपुर में? 90। दुगने से रेट बढ़ा है। सिर्फ सीएनजी का रेट कितना बढ़ा है? डबल हुआ है। तो अगर वैसे देखा जाए तो आज हमको कम से कम 30 रुपए प्रति किलोमीटर मिलेगा तो हम लोग एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। 30 रुपए प्रति किलोमीटर मिलेगा तो अभी आपको कितना रेट मिल रहा है? एवरेज नंबर बताओ एक सब लोग। 10 से 12 रुपए। और मेरे को पता है कि रिक्शा वालों को थोड़ा ज्यादा रेट मिलता है, तो पहले कैब की बात करेंगे फिर रिक्शा का बात करेंगे। 10 से 12 रुपए एवरेज रेट हैचबैक को, यही को मिलता है। सबको 10-12 मिलता है, एसयूवी को भी। तो खंडवा समिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग गैस के पैसे भी नहीं निकाल पा रहे आज के डेट में। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गवर्नमेंट के बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर ने जो समिति बनाई है वो बोल रहे हैं कि हम लोग गैस के पैसे भी नहीं निकाल पा रहे हैं। और ये अधिकारियों को भी पता है। अभी जो लोग हमारे मीटिंग में थे उन्होंने भी देखा कि अधिकारियों का बोलना है कि हमको आपकी बात है वो समझ में आ रही है, लेकिन आप समझो कि हमारे ऊपर भी कोई है, समझ रहे हो? तो उनके ऊपर भी कोई है, उधर तक आवाज जाने के लिए हमको ये आंदोलन आगे रखना पड़ेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि क्योंकि मैंने बाइक टैक्सी का आंदोलन खुद ने, उसके लिए मैं जेल भी जाके आया हूं और खुशी खुशी जाके आया हूं। मेरे को इस बात का गर्व है, फख्र है, क्योंकि अगर बाइक नहीं होती तो कैब वालों का नुकसान होता ही, लेकिन रिक्शा वाले उनका पूरा बिजनेस खत्म हो जाता था। आज जो कमा रहे हैं
उसने का 20% भी नहीं कमाते थे अगर बाइक टैक्सी जिस तरह से चल रहा था इस तरह से रास्ते में आता था तो सही बात है सही बात। रिक्शा वाले भाइयों तो चलो एक 2-3 हफ्ते जेल में गए आंदोलन की तरह गए किसी का गुना किसी का 1 रुपया चुरा के नहीं गए लेकिन उस वजह से आज महाराष्ट्र के लाखों रिक्शा वाले भाई लोगों का घर चल रहा है इससे बड़े अभिमान की कोई बात नहीं हो सकती ये जो लड़ाई है ये उससे काफी क्योंकि ये लड़ाई में पूरे राज्य के हमने तो सिर्फ पुणे में कुछ हजार लोगों को साथ में लेके हमने आंदोलन किया था अभी पूरे राज्य में कैब चालक और रिक्शा चालक एक हो रहे हैं हम सब एक ही है तो हम सबको दोस्त बनना जरूरी है उसके अलावा हमारे साथ कुछ पर्याय बचता नहीं है तो ये भावना तो सबने मन से निकाल देनी चाहिए मैं आप लोगों में भी देख रहा हूँ ये नेचुरली हो रहा है कि कोई तू थोड़ा से बात नहीं कर रहा है आपस में भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देके आप लोग बात करते हो यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है मैं राजा और तुम प्रजा ये दिन खत्म हो गया अभी हम सब एक है इसीलिए मुझे चेयर में बैठने को थोड़ा मैं हैरानी हुई क्योंकि ये दिन खत्म हो गया भारतीय संविधान ने हम सबको एक जैसा बनाया है तुम भी वही हो मैं भी वही हूं ये हमारा आंदोलन भी चलेगा तो आप लोगों की इच्छा से चलेगा मैंने आजाद मैदान पे भी वही बोला है कि मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे बैठा हूं कि जो आंदोलन हम लोग खड़ा कर रहे हैं वो किधर भी लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना है वो किधर भी कायदे से बाहर ना जाए वो किधर भी असंवैधानिक ना बने इतना ही मेरा रोल है बाकी डिसीजन मैं कुछ लूंगा नहीं जब तक हर एक ड्राइवर भाई को लगता है ये आंदोलन आगे चलना चाहिए जब तक हमको रेट्स मिलते रहिए तब तक ये आंदोलन आगे चलता रहेगा आप सबको ये आंदोलन आगे चलाना है हाँ चलाना है जरा जोर से बताओ पूरे देश के लोग चलाना है हम सब साथ हैं हम सब साथ है तो मेरा काम इतना ही है ऊपर वाले ने जो भी शक्ति और बुद्धि दी है मुझे इतने में ही लगानी है कि ये अधिकारी लोग आपको फंसाए नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है हाई कोर्ट के ऑर्डर मैंने बोला अभी सामने निकाल झूठ मत बोला जो भी है वो सच है जो भी है सामने है तो उन्होंने उस दिन हाथ ऊपर किए बोले कि सर ठीक है मेरे हाथ में तो मैं तो आयुक्त हूँ लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट का रोड ट्रैफिक अथॉरिटी जो होता है उनके अध्यक्ष होते हैं जिलाधिकारी साहब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो होते हैं उसके मेंबर होते हैं डीसीपी ट्रैफिक अभी नागपुर में और पुणे में जो डीसीपी ट्रैफिक है वो उसके मेंबर है एमएमआरडी रीजन जो मुंबई में है वो जॉइंट सीपी होते हैं जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक के वो मेंबर है और उसके सचिव होते हैं आरटीओ जो अभी आपके आरटीओ के साहब होंगे ना वो तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखना है वैसा आदेश भी उन्होंने उस दिन दिया है जो राज्य के आयुक्त है कि हर एक आरटीए के जो आरटीओ है मतलब रोड ट्रैफिक अथॉरिटी के जो सचिव है मतलब हमारे आरटीओ के साहब वो ये प्रस्ताव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के सामने रखें और वो जो समिति होती है ये 3 लोगों की वो 3 लोगों की समिति में इसके ऊपर फैसला होता है और अगर उन दोनों ने उसके ऊपर साइन कर दी तो आपको आप लोगों के हक के रेट मिल जाएंगे जैसे पुणे में ऑलरेडी साइन किया हुआ है वो सिर्फ लागू करके लेना है वो ऐप पे दिखना चाहिए अभी आप में से काफी लोग मीटर से ऑलरेडी पैसे ले रहे हो सही बात है लेकिन दिक्कत होती है कि हर एक पैसेंजर को कन्विंस करने को नहीं आता है कुछ लोग जो बात करने में होशियार होते हैं वो तो हर एक पैसेंजर को कन्वर्ट कर लेते हैं ऊपर से और भी कुछ ले लेते हैं प्यार से बात करके टिप के स्वरूप में लेकिन कुछ लोगों को बात करने का तरीका नहीं आता है अभी हम सब ड्राइवर भाई लोग हैं हमने थोड़ी होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है कि सर वेलकम सीट है ना तो ये झंझट ही ना रहे जो हमारा हक का रेट है वो ऐप पे ही दिखे इसलिए ये सब जंग चल रहा है अपना हक का रेट है कि आपने कितना देखा है मतलब 10 ट्रिप अगर आप ओला उबर के रेट में मारोगे और 2 ट्रिप अगर आप मीटर्स के रेट से मारोगे तो पैसा सेम ही आ रहा है बराबर है 10 ट्रिप के लिए आपको खाली घूमना पड़ता है एम्प्टी रन करना पड़ता है नागपुर तो एक ऐसा शहर है जो इतना मतलब फार्सली पॉपुलेटेड है कि लोक संख्या का कॉन्सेंट्रेशन कम है अगर मुंबई और पुणे देखा जाए तो आपके पिकअप भी बहुत दूर दूर के हैं और पिकअप को तो आपको एमपी में जाना पड़ता है राइट तो आपके यहाँ पे तो ज्यादा रेट होना चाहिए तो वैसे प्रस्ताव हम यहाँ के आरटीओ के सामने भी रखेंगे आरटीओ जो यहाँ के हैं वो पहले कुल कैब के और टैक्सी के रेट निकालेंगे और उसके ऊपर बेस्ड अपने ओला उबर के रेट भी निकालेंगे तब तक गलती उनका है उन्होंने अब तक रेट निकाले नहीं सही बात है
हर साल रेट निकालना उनका जिम्मेदारी है, ऐसा खटुआ समिति ने लिखा हुआ है। 1 मई को हर साल नया रेट निकालना चाहिए। हर साल में जो भी अभी इंटरेस्ट रेट कितना है बैंक का, घर के हफ्ते कितने हैं, घर का भाड़ा कितना है, अनाज का रेट कितना है, जिसको CPI WPI बोलते हैं, तो हर साल के 1 मई को RTO का काम है कि वो नए रेट निकाले, या अगर CNG के रेट में 20% से ऊपर नीचे हो जाए तो वो फ्रेश रेट निकाले। लेकिन आज तक RTO ने एक बार भी इधर के रेट निकाले नहीं है, तो उनको हम भी निकालने को लगाएंगे। और उस दिन जो परसों का मीटिंग हुआ, आप सबको पता है ना मीटिंग हुआ, ध्यान है ना सबका, तो उस मीटिंग में भी उन्होंने बताया था, आयुक्त साहब ने उनको, कि अब आपके रेट्स पब्लिश करो। जितना तक मैं जानता हूं कि उन्होंने आपके रेट्स निकाले भी है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का साइन बाकी है, और वो साइन उनका हो गया तो वो पब्लिश हो जाएगा और सब न्यूज़पेपर में छप के भी आएगा। राइट। तो ये जंग है, ये इधर तक अभी तक आई है। जो भी मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से बोलता ही हूँ। ये भी ऊपर वाले की देन है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपसे 1-on-1 बात कर सकता हूँ। ऐसे समझिए कि आपने किसी आदमी को अपॉइंट किया है आपका हक का बात गवर्नमेंट तक रखने के लिए, और जो भी हम लोगों को आंदोलन करना है वो कानून के दायरे में रखने के लिए। बाकी यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो लोकशाही से होगा, आप लोग जो बोलेंगे वही आगे होगा। हमको यहाँ का संगठन भी बांधना है, संगठन भी बनाना है, तो वो भी लोकशाही के माध्यम से ही होगा। आप लोग ही चुनोगे कि यहाँ पे कौन लीड करेगा, यहाँ का डिसीजन कौन लेगा, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी समय आंदोलन का है और आंदोलन को हमको आगे लेके जाना है। आप सबको पता है कि ये जो अंग्रेजों की उबर कंपनी है, जो बाहर से आई है, जिनके पुरखों ने हमारे ऊपर 150 साल राज किया, उनको लगता है कि आगे भी 150 साल राज करेंगे। इन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की है कि झूठे वीडियोस और झूठी इंफॉर्मेशन लेके उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाली है कि हम लोग गुंडागर्दी करके गाड़ियां बंद कर। हमने किसी ने गुंडागर्दी किया? नहीं। आप सब लोग गुंडे हो? नहीं। आप सब हर साल पुलिस वेरिफिकेशन किए हुए लोग हो ना? हाँ। देश में कितने लोग हर साल पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं? चुनिंदा नहीं, देश में कुछ परसेंट भी नहीं, कई लोग उसमें से आप, यानी कि आप देश के वो नागरिक हो जो 100% गुंडे नहीं है। हम लोगों को बदनाम करने का काम ये उबर कंपनी पैसों के माध्यम से कर रही है, और इसको ये लगता है कि झूठ के बलबूते पे, पैसे के बलबूते पे, जो भारतीय संविधान ने, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको हक दिया है एक होने का, आंदोलन करने का, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का, वो भी हमसे छीन लेंगे, इसको लगता है। लेकिन ये दिखा रहा है कि कंपनी बौखला गई है। हमारे भी वकील लोग हाईकोर्ट में जाएंगे और ये कंपनी के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। उसके बाद हमारा फिर से रस्ते ऊपर का आंदोलन चालू होगा। लेकिन ये कंपनी को सबक सिखाने के लिए हम सबको छोटे मोटे फायदे की तरफ दुर्लक्ष्य करके उबर पे बहिष्कार डालना है। आप सब लोग उबर को बॉयकॉट करने को तैयार हो गया? तैयार है। फिर से कोई भी कंपनी हम लोगों का आंदोलन का अधिकार छीनने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। ऐसा सबक हमको उबर को सिखाना है। क्या आप सब लोग उबर पे बहिष्कार डालोगे? के लिए अपने भाइयों से गद्दारी करोगे क्या? आंदोलन के समय में मुझे समझा कि 2-3% गाड़ियां चल रही थी। उनने का इनाम क्या मिला पता है? 500 रुपए की भीख कंपनी से मिली। फायदे क्या हो? 500 रुपए। वो सिर्फ हमारे साथ गद्दारी नहीं कर रहे, उनके घर वालों के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, उनके घर वालों के भविष्य के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। तो ये गद्दारी के 500 रुपए उनको, जो भी रहो आप रखो, ऐश करो 500 रुपए का, लेकिन बचता कुछ भी नहीं है। पता है ना, चोरी कर करके कितना चोरी करोगे? 500 रुपए के लिए गद्दारी नहीं करना चाहिए, ये उनको भी समझना चाहिए। चलो खैर, ऊपर वाला तो उनको बताएगा ही, लेकिन मुझे जो दिख रहा है, भविष्य तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर आंदोलन में कुछ कर रहा हूँ, पिछले कुछ सालों से मैं रिक्शा वाले और कैब वाले भाइयों के लिए जो भी कर पा रहा हूँ, जितने भी आंदोलन किए हैं, ये आंदोलन की ऊर्जा और एनर्जी देखते मुझे ये बात पे 100% गारंटी कि हमको सक्सेस मिलना है और जल्दी से जल्दी मिलना है। आप सबको सिर्फ इतना ही करना है, आप सबके खिसे में एक बहुत बड़े हथियार है जो AK-47 से भी ज्यादा पावरफुल है, और वो है आपका मोबाइल।
और वो मोबाइल के माध्यम से आपको अपने हर एक भाई को इस आंदोलन से जोड़ना है, इस आंदोलन में शामिल करना है। उबेर, ओला, रैपिडो ये बड़े बड़े कंपनियों के पास $बिलियन में फंडिंग है। कितना? बिलियंस। इनमें जो बच्चे काम करते हैं, जो लड़के काम करते हैं, वो IIT में पढ़े हुए भारत के टॉप के बच्चे हैं, जिन्होंने देश में सबसे अच्छा रैंकिंग किया है। हमारे पास दो ही चीजें, एक तो हमारी एकता और एक तो हमारा प्रामाणिकपना। हमारा जमीर और हमारी एकता अगर साथ में आ जाएगी तो इनके करोड़ों रुपए कचरा होंगे। हमने 3 दिन तक पूरे राज्य की राजधानी मुंबई, उपराजधानी नागपुर और सांस्कृतिक राजधानी पुणे, तीनों शहरों का यातायात बंद ठप कर दिया था। हमने किया था? कोई कुछ उखड़ पाया नहीं। किसके बलबूते पे किया? एकता और प्रामाणिकपना। यही हमको आगे लेके जाना है। संविधान ने हमको जो भी अधिकार दिया है, वो अधिकार के माध्यम से हम हमारा रोष सरकार को दिखा सकते हैं, आगे भी दिखाएंगे। जब तक हमको हमारे हक का पैसा मिलता नहीं, जब तक आप लोगों को क्वार्टर के बड़ा का खंबा खरीदने का पैसा आता नहीं, लेकिन आप खरीदोगे नहीं, ऐसे मैं आशा व्यक्त करता हूँ। जो भी आएगा वो पैसा हमारे बच्चों के उन्नति के लिए खर्चा होना चाहिए, हमारे फैमिली के लिए खर्चा होना चाहिए और 4 अच्छे हेल्दी दिवाले मुंह में जाने के लिए खर्चा होना चाहिए। ज़्यादा तो मैं बोलूँगा नहीं, जो भी मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँचता है। आशा करता हूँ कि पहुँचता रहेगा। आप सब लोगों ने जो प्यार दिखाया उसके लिए मैं आपका फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ। आपल्या सगळ्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मीटर से भी काम करेंगे और कैब अगर 11-12 रुपए में मिलेगी तो सब पैसेंजर कैब में बैठेंगे, वॉलेट में पैर रख के बैठेंगे, बोलेंगे AC 5 पे कर। बराबर। तो ये रेट में सहमति भी होना जरूरी है। रिक्शा से कैब कम से कम 4-5 रुपए महंगा होना भी जरूरी है, तो ही कैब का पैसेंजर कैब में बैठेगा, रिक्शा का पैसेंजर रिक्शा में बैठेगा। वरना कैब में आप 10 भाड़े मारोगे तो भी आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना 3 भाड़ों से मीटर से होगा। सही बात है। तो इसलिए जैसे मैंने बोला, सबका दुश्मन एक ही है, रिक्शा वालों का दुश्मन भी वही है। अगर समझो ओला उबर रहता ही नहीं था दुनिया में, तो रिक्शा वाले मीटर से जो कमा रहे तो काफी खुशनसीब थे कुछ सालों पहले। 10 साल से रिक्शा वालों का भी जीना हराम हो गया है ओला उबर की वजह से। तो एक बार फिर से यही बात याद करता हूँ कि जितना साथ में रहेंगे, जितना एकता बनाएंगे रिक्शा वाले और कैब वाले, बराबर रिक्शा वाले दुश्मन नहीं है, सब साथ में रहेंगे तो हमारी उन्नति हो पाएगी। नहीं रहेगी तो ये अंग्रेजों का, अंग्रेज है ना ये उबर वाले, अभी दिखती इंडियन है, पैसा सब अंग्रेजों का ही है। रैपिडो भी दिखते इंडियन है, पैसा कहाँ से आता है? सब विदेश से आता है, उधर से फंडिंग आता है। और हम लोगों में फूट पाड़ना, फोड़ा आगे राज्य करा, ये अंग्रेजों की रणनीति रही है। अभी इसको सफल होने देना नहीं है, इसलिए सबको साथ रहना जरूरी है। इतना ही बोलना रह गया था और आप आगे का बात कर सकते हैं। थैंक यू। इनकेस जर RTOनी जर आपल्यासाठी दिलेले आहे, म्हणजे हे शासनाचे रेट आहे, जर हे शासनाचे रेट आहे तर मग हे या कंपन्यांना फॉलो करायला काय प्रॉब्लेम आहे? म्हणजे हे शासनाला फॉलो। यही सवाल इन्होंने पूछा। सबको आवाज आ रही है ना? बैठ के बात कर सकता हूँ कि जो रेट हम लोग मांग रहे हैं वो हमने तय किया है कि RTO ने तय किया? अभी आपके RTO तो कल जा रहे हैं नागपुर के, पता है ना? लेकिन जो पुणे में और मुंबई में हम लोग बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ रेट हम लोग मांग रहे हैं। हम लोग 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। 25 रुपए जो रेट है वो आप कम मांग रहे हैं। आपके RTO ने 30 रुपए रेट फिक्स किया है, उसको सिर्फ अभी उनको ठप्पा लगा के उस पेपर पे देना है। तो इस आंदोलन का सबसे अनोखा बात यह है कि ये मेरे ख्याल से देश का ऐसा पहला आंदोलन होगा कि हम कुछ मांग ही नहीं रहे, हम सिर्फ इतना ही बोल रहे कि जो तुम लोगों ने खुद ने कायदे बनाए हैं उसको लागू करवाओ। बराबर है। अभी आपका सवाल है कि अगर ये ओला उबर नहीं दे रही है वो, तो हम लोग हाईकोर्ट में जा सकते हैं क्या? भाई हाईकोर्ट में हम लोग ऑलरेडी गए हैं, लेकिन हमारा जो केस है वो अभी तक जिसको बोर्ड पे आना बोलते हैं, मतलब पटल पे आना कि अभी जज साहब आके सुनेंगे, उस लेवल पे भी नहीं आया।
लेकिन एक दिन में उभर गई और हमारा आंदोलन इलीगल है बोल के हमारे ऊपर स्टे ऑर्डर लेके आया। अभी ये क्यों हो रहा है आप भी समझ सकते हो। अभी हम लोग तो बच्चे हैं नहीं, दुर्दैव से हमारे यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए रात को 12 बजे भी कोर्ट खुलता है, हमने देखा है ना, पेपर में पढ़ा है। और कुछ कुछ लोग जेल में सड़ के मर जाते हैं निर्दोष होके भी, लेकिन वो कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते। ये सच्चाई है। हमारे एकता के माध्यम से हम लोग जो राशि जुटा पाए उसके माध्यम से हम हाईकोर्ट तक पहुंचे हैं। हमको इस पे भरोसा है कि मरने से पहले हमारा निकाल तो आ जाएगा, लेकिन हम कामगार संगठन है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको हक दिए हैं कि हम रास्ते पे आके शांतिपूर्ण तरीके से संविधान में रह के हमारा आंदोलन का लड़ाई भी लड़ सकते। तो जो गरीब लोग कोर्ट की लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो संविधान की लड़ाई रास्ते पे आंदोलन करके लड़ सकते हैं, वो भी करेंगे। लेकिन ये तो हमारा हक है, हमको भगवान ने जो दिया है उसका पहले इस्तेमाल करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो ये लड़ाई भी साथ में चालू है और वो लड़ाई भी साथ में चालू है। तो 100% लीडर नहीं हूँ, आपको दिख भी रहा होगा या समझ भी रहे होगे, तो मेरे में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। मेरे में इतना ही है कि हर एक भाई का बात सुनने के लिए हर एक को तैयार करे। जो आपको बोलना है उससे आपको कोई ना टोके ना रोके। मेरे को इतना ही करना है कि ड्राइवर भाइयों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे, ड्राइवर भाइयों को थोड़े क्या बोलते उसका डिग्री 1-2 कम हो, पढ़ाई लिखाई में 1-2 अगर वो नहीं सीख पाए परिस्थिति की वजह से, तो इसका कोई गैर फायदा ना ले। जो भी अधिकारियों को समझ है, जो भी कायदों के साथ कंपनियां खेल रही है, वो खिलवाड़ मेरे ड्राइवर भाइयों के साथ ना हो, उसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पे हूँ। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैंने आग लगा देनी है या क्रांति लानी है। मेरे को इतना ही करना है कि मेरे ड्राइवर भाइयों का जो भी मांग है उसको कायदे के लैंग्वेज में बिठाना है और उसको सरकार के सामने रखना है। इतना मेरे में दम है कि मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, इतना मेरे में ताकत है कि मेरे को कोई खरीद नहीं सकता। देखो, हर एक का एमआरपी होता है, कोई भी चीज़ उसका रेट रहता है। मेरा रेट भी क्लियर है। तुम सब लोग जितने भी ड्राइवर हैं उनको उतने हक का पैसा उसका मल्टीप्लिकेशन करो, उतना रेट दो, मैं शांत हो जाता हूँ। सही बात है। अब वो चिल्लर संगठनों में से नहीं है कि 50-60 रुपए का पैकेट मिल गया और घर में पैकेट, समझ रहे हो। आपने देखा कौन कौन। तो मेरा इतना ही है कि जो मेरे भाइयों को हक से मिलना चाहिए उतना उनको दे दो। मैं मेरे काम को, आप अपने काम को, मैं फिर से आता भी नहीं हूँ। आप हमारे सोशल मीडिया के पोस्ट देख लो, बाइक टैक्सी बंद हो गई, उसके बाद हम लोग शांत थे। वो हमको आदत नहीं कि हर रोज जाके चिल्लम चाली करो, पेपर में फोटो छपवाओ। हमको काम से मतलब है। उसके बाद ये बड़ा संकट नहीं हुआ, हम लोग उसके लिए खड़े हुए। और भी कोई भाइयों को कुछ बोलने का रहेगा तो मैं यही बोल रहा हूँ कि लोकशाही के माध्यम से संगठन चलेगा, तो बेझिझक होकर पूछो। सर, मैं ये पूछना चाह रहा कि जैसे कैब में कोई बैठता है, कल एक ने मेरे को बोला कि मीटर कब लगाएंगे, तो मीटर का कैसा मसला है ये बताइए। कैब में मीटर लग सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है, सोचने में तो बहुत सही लग रहा है, लेकिन ये प्रोसेस इतना बड़ा और इतना लंबा है। पूना में लग चुका है, बोलो कैब में मीटर नहीं लगा है। ओनली मीटर नाम का वेबसाइट एक संगठन ने चालू किया है हमारे, और वो वेबसाइट के माध्यम से आपको ओला उबर में कितना डिस्टेंस दिखाता है, तो वो डिस्टेंस आपको उसमें डालना है और जो गवर्नमेंट रेट है वो दिखता है, तो उसको हम ओनली मीटर मुहिम बुलाते हैं पुणे में। तो वो लोग आप नागपुर का भी कर सकते हो, उसमें अभी मुंबई का और पुणे का रेट दिखा रहा है। नागपुर का भी जो साहब रेट देंगे, जो मैंने बोला ठप्पा बाकी है, क्योंकि हम तो सिर्फ कानूनी काम ही करते हैं, तो वो ठप्पा आने के बाद उसमें नागपुर का रेट भी दिखेगा और वही आपका मीटर है। सर, कितना टाइम लगेगा उसके लिए? नागपुर के आरटीओ से मैं मिलूंगा। अभी कैसे है कि कुछ चीज़ें अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको पता है कि काम खराब करने वाले बहुत लोग होते हैं। सही बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो परसों का मीटिंग था वो सुबह 12 बजे था, लेकिन मैंने लाइव में बोला कि 4 बजे है, तो जो भी चमचे संगठन है वो वहाँ पे 4 बजे पहुंचे गंदगी करने के लिए। हमारा 12 बजे मीटिंग हो गया था, तो ये थोड़ा सा जल्दी हमको करना पड़ता है। आपको रेट जल्दी मिलेगा, एग्जैक्टली कब मिलेगा वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो भी फिर उसके ऊपर आएगा। फिजिकल मीटर की जो आप बात कर रहे हो कि जैसे कैब में लगा सकते हैं क्या,
ये बहुत बड़ा पैटर्न है, लंबा पैटर्न है। उसके लिए हमको मंत्रिमंडल का भी सैंक्शन लगेगा। तो ये तो अगर आज से भी चालू किया तो 2-3 साल तक होगा नहीं। लेकिन जो आसान है, अभी हम बगीचे में जा रहे हैं तो वो आम पहले तोड़ेंगे जो पके हुए और नीचे आए हुए हैं। बाकी कैरी वगैरह भले कितनी भी ज़्यादा हो उसको सही समय में तोड़ेंगे। अभी फिलहाल मेरे दिमाग में इतना चल रहा है कि कैसे मेरे ड्राइवर भाइयों के घर में 2 पैसे एक्स्ट्रा है, तो चाहे वो ओनली मीटर मुहिम से आए या दूसरे ये आरटीओ के रेट जब ऐप पे आए उससे आए, हमको 1-1 रुपये हमारे घर में ज़्यादा लेके जाने की कोशिश करना है। थैंक यू आपका सर, थैंक यू। के फैमिली के पर्सन के पैसे इसमें लगे हैं, ये कभी एग्रीगेटर लाइसेंस देंगे नहीं, ना ही हमको वो रेट कभी मिलेगा नहीं। हम ये सोचते हैं कि हम इसको छोड़ के दूसरा धंधा तो नहीं कर सकते, लेकिन ओला उबर टैक्सी चलाना ही है। इसको छोड़ के हम क्यों ना एक संगठित होकर पूरे महाराष्ट्र में संगठित होकर हम एक नई कैब चालू करें, जो हम पूरा संगठित होने के बाद तो उसमें अपने को फायदा मिलेगा एग्रीगेटर लाइसेंस लेने के बाद। यहाँ पे नागपुर में ओला उबर रैपिडो ने एग्रीगेटर लाइसेंस नहीं लिया है, ये क्लियर है, और ना ही ये कभी रेट बढ़ाएंगे। जो आपने सवाल पूछा है, वैसे काफ़ी लोगों का सवाल रहता है, काफ़ी एप्लीकेशंस भी हमको अप्रोच करते हैं कि हम लोग हमारा ऐप, हमने सर ऐप बनाया है, या हमारे पास ऐसे आईटी के बच्चे भी आते हैं कि सर हम आपको ऐप बना के देंगे और हमको आप जो रेट बोलोगे, आप बोलोगे 100 रुपये पर किलोमीटर, तो हम वो रेट भी डालेंगे। समझो हमने 25 रुपये का रेट पकड़ा और ऐसा बहुत सारे ऐप बना। समझो गवर्नमेंट का ऐप, आपको पता है कोऑपरेटिव टैक्सी आ रहा है, सरकार टैक्सी आ रहा है, तो समझो सरकार टैक्सी का ऐप गवर्नमेंट का आ गया। अभी गवर्नमेंट का ऐप है तो उसको कायदे से चलना पड़ेगा, तो उसके ऊपर लिखा है 25 रुपये पर किलोमीटर। और समझो सब ड्राइवर भाई बोले कि हमें गवर्नमेंट की ऐप भी चलेंगे, लेकिन अगर ओला उबर ऐप 9 रुपये पर किलोमीटर दे रहा है तो पैसेंजर तो ऑब्वियसली ओला उबर चुनेगा। हम लोग कितना भी ड्राइवर भाइयों को खींचे, हमको पता है एक लिमिट है, सबको घर चलाना ही है। तो आदमी फिर बाद में बोलेगा भाई जाने दो 8-9 रुपये किलोमीटर, तो मेरे को 8-9 रुपये भी चलेगा, लेकिन मेरे को घर चलना चाहिए। तो कितना भी भारी ऐप लाया और उसके ऊपर अगर ये जो डिफरेंस है तो पैसेंजर सस्ता वाला ऐप ही चुनेगा। तो हमारा पहले से यही बोलना है कि आपको कोई ऐप से दुश्मनी नहीं है, ना हमको ओला उबर की दुश्मनी है, ना हमको किसी प्राइवेट कोई भी ऐप हो, इंद्रा हो, कोई भी। हमको इतना ही चाहिए कि कोई भी ऐप काम करे वो गवर्नमेंट के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर ही काम करे, और जो कानून बना हुआ है वो कानून बहुत सही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो अगर कानून के दायरे में रेट देते तो उनको 25 ही देना पड़ेगा, जिधर 32 उनको 32 देना पड़ेगा। फिर अगर उबर को लगता है कि मेरे को पैसेंजर को सस्ते में देना है, हमारा कॉम्पिटिशन है ओला उबर में, तो तुम खुद के किसी से दो। और अगर ओला उबर को लगता है कि अभी बारिश हो रही है, अभी मेरे को सर्च में कमाना है, तो तुम कमा के भले खुद के किसी में डालो, बराबर है ना। हमको हमारा गवर्नमेंट का रेट 32 या 25 मिलना चाहिए। ये हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको ये दे दो, फिर ऐप कोई भी हो। एग्रीगेटर लाइसेंस तो वो ले ही नहीं रहे और आगे इनका लेने का इच्छा भी नहीं है, और इसी के ऊपर आयुक्त साहब के साथ बात हो गई और ये उन्होंने भी माना कि अगर वो एग्रीगेटर लाइसेंस लेंगे नहीं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। इसीलिए तो हम लोग आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि अगर वो एग्रीगेटर लाइसेंस नहीं भी ले रहे हैं तो कम से कम रेट का आपको नियम फॉलो करना ही पड़ेगा। इसीलिए आयुक्त साहब ने उस दिन बताया, आदेश दिया, उसका हमारे पास क्लिप्स भी है, अगर ये इस पर लिख के नहीं आता है, इतिवृत्त तो जिसको बोलते हैं, मीटिंग के मिनट्स बोलते हैं, मीटिंग में उस दिन क्या क्या हुआ है, कौन से मुद्दों पे बात हुई है और उसके ऊपर अधिकारियों ने क्या सोल्यूशन दिया, जिसको इतिवृत्त बोलते हैं। उसमें ये लिख के उन्होंने दिया है कि भले कंपनी ने लाइसेंस नहीं लिया हो, लेकिन रेट हर एक डिस्ट्रिक्ट का आरटीए तय कर सकता है और ये उनके ऊपर बंधनकारक है, तो उसका प्रोसेस अभी हमने चालू किया है। तो अभी ये रेट्स आरटीए डिक्लेयर करेगा, पहले टैक्सी का और कुल क्या आएंगे, मुंबई का ऑलरेडी है, और उसके बाद हमको इसके रेट पे आप डिक्लेयर करके लागू करके दो, ये हमारा जंग है। और अभी हमको ये तो क्लियर होगा कि टेक्निकल मुद्दे में कहाँ से ये भाग सकते हैं, वो लूप होल बंद करेंगे तो हम लोग हमारे रेट्स ले पाएंगे। हमको अभी सिर्फ मुंबई में आंदोलन करके नहीं चलेगा, हमको हर एक
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर अगर प्रेशर लाना है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन लीगल पार्टी है। तो किसी ने बोल दिया, अभी चलो अभी एकनाथ शिंदे साहब की बात करते हैं कि अभी वो शिवसेना के उनके गुट के अध्यक्ष है, तो अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया तो ऊपर से नीचे तक वो होता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट बहुत बड़ी बात होती है, हर एक का एक दूसरे कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो वो कोऑर्डिनेशन लाने के लिए हमको आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और हमको हर एक पार्टी के जो मुखिया है उनको अगर हम लोग बताएंगे, अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है ना, नागपुर के भी है, पूरे राज्य के है, इलेक्शन के मुंह पे अगर इनको समझता है कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो हम लोग जो लोग अभी आंदोलन के लिए बैठे हैं वो कम से कम 15 लाख के आसपास लोग आंदोलन में हैं, जिनका फायदा होगा। 15 लाख के आसपास है, मतलब 70 से 80 लाख हम लोगों का वोट बैंक है। अगर ये पूरा वोट बैंक हम लोगों का ड्राइवर करके हमारे जात, धर्म, भाषा, प्रांत के भेद भूल के सिर्फ हम लोग पेट के लिए एक साथ है, हमारा है ना, पेट इंपॉर्टेंट है ना। आप लोगों के घर के अभी प्रॉब्लम है तो जो जाति धर्म से आप बिलोंग करके कोई आ रहा है कि भाई तू मेरे जात का धर्म का तो पैसे दे रहा है कोई? आपके लिए जो खड़ा है वो ड्राइवर भाई ही खड़ा है, और ड्राइवर भाई एक पेट की लड़ाई और साथ में खड़े रहेंगे तो ही हम लोग जीतेंगे। तो हम लोग भी वोट बैंक के, और अगर सरकार हमको नहीं सुनता है तो हम सरकार को वोट बैंक के माध्यम से भी सबक सिखा सकते हैं। ये ताकत खड़े होने के लिए जो जरूरी है वो हमने ऑलरेडी किया है और आगे भी करेंगे। तो मेरे हिसाब से लड़ाई हम लोग जितने के बहुत पास में है, सिर्फ ऐसे ही प्यार से, शांति से। आज तक इतने शांति में आपने कभी आंदोलन देखे नहीं? किसी को मारे पीटे बिना, किसी का खून निकले आज तक कभी आंदोलन हुए हैं? हमारा आंदोलन का सबसे अलग बात है कि हम लोगों ने लोगों को समझा बुझा के प्यार से सोशल मीडिया का वापर करके, इस्तेमाल करके हमने अत्यंत सार्वजनिक तरीके से आंदोलन लिया है। इसलिए चाहते हुए भी कंपनियां हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाई, वरना झूठे मुकदमे डालना इनके लिए बहुत आसान चीज है। सही बात है। तो जो कर रहे हैं उसी राह पे चलना है, सिर पे बर्फ और मुंह में शक्कर लेके चलना है, जीत हमारी तय है। ओला असो की उबेर असो ते आपल्याला लिखित देईल बाबा, तर असं काय घडलं की त्यांनी एका दिवसात त्यांचा मत बदललं? ये भाई पूछने की 17 को ऐसे क्या हुआ कि दिन में उन्होंने बोला कि आप कल लिख के देंगे, राइट और दूसरे दिन बुला, राइट 4 बजे बुला के फिर आपको और सेकंड डे बुला, और दूसरे दिन उन्होंने 2 दिन का फिर डायरेक्ट केस ड्राइवर लोगों के ऊपर डाल दिया कि इन्होंने आंदोलन जो किए वो गलत तरीके से किया। ठीक है, तो जैसे उबेर ने अपने ऊपर केस डाला है, इसने सभी ड्राइवर भाइयों के ऊपर केस डाला है। तो ऐसा क्या हुआ एक दिन में कि ऐसे हमने जो खुशी मनाए थे उस दिन कि जैसे आपकी तरफ से निर्णय आया कि कल अपने को लिखित मिलेगा, सभी ड्राइवर भाई की खुशी मनाए थे, लेकिन दूसरे दिन फिर से नाराज हो गए। ऐसा क्यों? आप सबने देखा कि वो अधिकारी जो थे उन्होंने खुद के मुंह से बोला, आप सबने देखा, उन्होंने लिख के भी दिया जो उन्होंने बोला है, तो वो भी मेरे पास है। अभी डाल नहीं रहा होगी, बाकी के मैंने बोल के थोड़ा एनिमी कावा करना पड़ता है। सही समय ऑलरेडी कोर्ट में गई थी, क्योंकि हमने बोलते कि हम लोग बुधवार 12 बजे से बंद करेंगे। और जब इनको ये समझा कि उबर के साइड से एक्स पार्टी निर्णय आया है, तब से इन अधिकारियों का झूठ बोलने कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। उन्होंने टाइम लिया, यस, तो हमको ये लोग गिरे हुए हैं पता था पहले से, इतने गिरे हुए हैं उस दिन समझा। समझ सही बात है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी पेशेंट हो उसको वार्ड में ट्रीटमेंट करना या आईसीयू में करना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। शॉक ट्रीटमेंट देना है या क्या करना है उसको देंगे, लेकिन जो भी इनके प्लानिंग है या षड्यंत्र है उसको हम तोड़ कर रखेंगे। इसको मैं आपको बोल देता हूँ। ॲक्च्युली एक प्रश्न हा फक्त माझ्याच नसून इथे हॉलमध्ये उपस्थित प्रत्येक ड्रायव्हर बद्दलचा हा प्रश्न असला पाहिजे असं मला वाटते। तर प्रश्न असा आहे सर, जसं की आता तुमच्या सांगण्यावरून आम्ही गेल्या 2-4 दिवस आधी त्याच्या चळवळीमध्ये आम्ही मीटरप्रमाणे रेट घ्यायला पण लागलो आणि कन्व्हेन्स पण करून आम्ही ग्राहक आपल्याकडे कन्वर्ट करत होतो। परंतु त्या 18 तारखेच्या नंतर असं काही शांतता झाली की आम्ही परत त्याच रेटने आम्ही ड्रायव्हर काम करू लागलो। भीती ही आहे की आम्ही अगर आपले मीटरप्रमाणे रेट मागतो तर आम्हाला ID ब्लॉकच्या भीती आणि कंप्लेंट करेल किंवा आमचा व्यवसाय खतम होईल याची भीतीमुळे आम्ही पुष्कळचे बांधवायचे मीटरप्रमाणे रेट घेऊ नाही शकत आहोत, किंवा आम्हाला आता पुढे घेतलं पाहिजे की नाही घेतलं पाहिजे किंवा काय केलं पाहिजे यावर थोडं मार्गदर्शन करा। आपल्या सर्वांचा प्रश्न आहे,
आपल्या सर्वांमध्ये ही भीती आहे, कोणाकोणाची आयडी ब्लॉक झाली आहे, सर्वांना अगर आयडी ओपन करायची आहे त्याबद्दल आपण काही प्रश्न विचारू किंवा त्याला काय करायचं आहे हे पण आपण सरांकडून जाणून घेऊया. जिनके आईडी ब्लॉक हुए हैं, से पैसे लेने की वजह से जिनके आईडी ब्लॉक हुए और वो उबेर के हैं, ऐसे लोग हाथ खड़ा करो सब लोग. ओके, तो एक ही आदमी है, दो है जिन क्या ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस डर में यहाँ से आए नहीं सर, और वो गुस्सा भी है कि आपके कहने पर उन्होंने ये कदम उठाए और वो अपना व्यापार को नुकसान कर बैठे, ऐसा गुस्सा उनके दिल में है, इसी वजह से वो यहाँ पर हाजिर नहीं हुई है या फिर आ नहीं सकते. उनके मन में ये कोई इधर दो है, गुस्सा है, इधर दो है, बाहर 200 ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है. हाँ बिल्कुल सर. तो उबेर की आईडी तो एक दिन में ब्लॉक होते नहीं है, उसको 3 दिन का या 7 दिन का या 5 दिन का वार्निंग मिलता है ना. कितने लोग यहाँ पे हैं जिनके मीटर के पैसे लेने की वजह से, मीटर के पैसे लेने की वजह से ओला के आईडी ब्लॉक हुए है ना, सब कर रहे हैं ना. हाँ अभी रह गया ओला और रैपिडो. तो ओला का जो ऑडियो क्लिप है, आज तक कभी ओला ने कॉल नहीं किया, लेकिन अभी ओला का कॉल आया. आपको लगता है इतना बड़ा कंपनी उड़ता तीर लेगी? नहीं. तो वो ऑडियो क्लिप फैब्रिकेटेड है, वो ऑडियो क्लिप बनाया हुआ है ताकि हमारा उबेर बॉयकॉट का आंदोलन ठंडा पड़ जाए, ताकि लोगों को ओला के बारे में भी डर लगे और लोग उबेर वापरना चालू करें. हमको कोई फर्क नहीं पड़ता आप ओला वापरो, रैपिडो वापरो और कोई वापरो, हमको अभी सिर्फ उबेर को बॉयकॉट करना है. अभी आते हैं मीटर के ऊपर. जो कस्टमर कैब में बैठा है स्पेशली, वो कस्टमर अपर मिडिल क्लास का कस्टमर होता है, बराबर है ना. बराबर. जो मिडिल क्लास का कस्टमर होता है या लोअर मिडिल क्लास का कस्टमर होता है, वो रिक्शा में बैठता है, उसके नीचे का कस्टमर मेट्रो में बैठता है, उसके नीचे कस्टमर बस में बैठता है, उसके नीचे कस्टमर चलते चलते जाता है, बराबर है. तो जो कैब में कस्टमर बैठता है उसको 100-150 रुपये कुछ फर्क पड़ता नहीं है. उसको अगर आप प्यार से समझाओगे और जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग है कि अभी डॉक्यूमेंट्स है कि अभी वो कार में लगाने का है क्या पेपर, और यहाँ पे हर किसी की गाड़ी में लगा है वो. हाँ, अगर लगाओगे ये तो आपको पैसेंजर को समझाना आसान हो जाएगा. और पहले दिन से आसान नहीं होता है, पहले 3-4 दिन लगे. ज़्यादा भाई लोग प्यार से कोशिश करेंगे, उनको क्या बोलते हैं उसको मीटर से पैसा मिलेगा, लेकिन ये झंझट ही नहीं होना चाहिए. इसीलिए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं. जिसको बहुत डर लगता है कि भाई नहीं मेरा अगर जो भी मेरा चल रहा है वो उबेर पे ही चल रहा है, बाकी के ऐप मुझे यूज ही नहीं करना है, मेरा ओला का आईडी नहीं है, तो वो ये ना करे. किसी को कंपलसरी नहीं है. जो मीठी जुबान से बात करता है वो मिट्टी भी बेच सकता है, जिसको एरोगेंस है वो सोना भी नहीं बेच सकता. तो अगर हमारे पास ये कानून ने दिया हुआ एक हमारे फायदे का चीज़ है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करें. ओला उबेर तो सब कायदे को उड़ा के पैसा कमा रही है. हम लोग कायदे का वापर करके अगर प्यार से बोल के 2 रुपये हमारे घर में एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो हम लोग लेके आएंगे ना कि रोते बैठेंगे सर इसका आईडी ब्लॉक हो गया, मैं क्या करूँ, उसका हो गया, मैं क्या करूँ. तुम खुद लोग, ये हमारा अटोले नाम का आदमी इधर खड़ा है, इसका पेट बाहर है, देख रहे हो. ये तो मीटर से पैसे लेता ही है, लेकिन ऐसा पैसेंजर को चिपका दे कि पैसेंजर 100-150 रुपये एक्स्ट्रा देके जाता है. तो ये दोबारा कला है. अगर तुम सामने वाले को रिस्पेक्टफुली प्यार से बात कर सकते हो तो वो आपको आपके हाथ में पैसे देने को राजी हो सकता है. अगर तुम उसको चिल्लाओगे, उससे झगड़ा करोगे तो वो आपकी कंप्लेंट करेगा ही. और ये बात फिर से समझ लो, हमारा कस्टमर कौन है? जो होटल में जाकर वेटर को टिप देता है 200 रुपये का, उसके लिए 100-200 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है. बहुत रेयरली हमारे इसमें ऐसे लोग बैठते हैं कि अभी मेरे को हॉस्पिटल जाना है इमरजेंसी, तो उनको छोड़ दो ना, लेकिन जो देने को तैयार है उनसे ले लो. और ये सब तब रुकेगा तब जब हमको गवर्नमेंट का रेट ऐप पे दिखेगा. तो इससे आपके किसी में 2 पैसे एक्स्ट्रा भी आएंगे, 10 में के 3 ट्रिप पे आपके कन्वर्ट हो गए मीटर पे, तो आपका फायदा ही है. और एट द सेम टाइम कंपनी के ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा. एक दिन कंपनी को लगेगा भाई क्यों झंझट चाहिए, गवर्नमेंट के रेट दे दो, वरना पैसेंजर का और हमारा ड्राइवर का झगड़ा हो रहा है. तो ये दोनों साइड से हमारा फायदे का इसलिए हमको करना है, किसी पे जबरदस्ती
नहीं है, जिसको खुद पे भरोसा है कि मैं प्यार से बात करके कर सकता हूँ वो लोग करें। जितने लोग ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को फायदा हो सकता है ना? अरे किसी को सवाल रहेगा तो पूछो। और एक अभी 11:15 हो रहे हैं, एक 15 मिनट तक और सवाल लेते हैं जिनको ये बात करना है। हेलो, शॉर्ट में बात करो, मैं भी शॉर्ट में खत्म करता हूँ, फिर मुझे निकलना है। सर किसी को भी धंधा करना है तो गवर्नमेंट उसको रुका नहीं सकता। सरकार ने बोला है कि सरकार टैक्सी हम लोग लाएंगे 30 दिसंबर के पहले आ जाएंगे, राइट। तो अभी जो अमित शाह जी ने बोला है संसद में, उसमें उन्होंने बोला है उसके हिसाब से जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करके जो देश का सरकार का संस्था है, गवर्नमेंट का जो कॉरपोरेशन है, उसने एक सरकारी संस्था तैयार किया है देश के लिए। तो अमूल पता है आपको? अमूल दूध वगैरह, तो वो भी कोऑपरेटिव ही है। तो अमूल ने उसको फंडिंग दिया और 3-4 बड़े कंपनियों ने, कोऑपरेटिव कंपनी ने उनको फंडिंग दिया है। तो उसका प्रोजेक्ट पे काम चालू है। पहले वो गुजरात में आएगा, दिल्ली में आएगा, यहाँ पे 2 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट चलेगा और उसके बाद वो महाराष्ट्र में आएगा। तो अमित शाह जी जो दिसंबर एंड तक की बात कर रहे हैं वो गुजरात के और दिल्ली की बात कर रहे हैं, और ये 2 शहरों में वो सक्सेसफुल रहा तो बाकी के महाराष्ट्र के शहरों में, बैंगलोर में वो आएगा। तो उसके लिए काम चल रहा है। लेकिन हमारा ये सवाल है सरकार से भी कि भले आप सहकार टैक्सी लेके आओगे और सहकार टैक्सी पे हमको हमारा हक का रेट दोगे, जो ड्राइवर लोग चलाएंगे ना, लेकिन उसी समय पे ओला उबर पे अगर 800 रुपये में टैक्सी मिल रहा है तो हमारे सरकार टैक्सी में कौन बैठेगा? जब कंपल्सन कर सकेंगे ना कि सरकार अगर 25 रुपये दे रही है, ओला उबर को भी सरकार प्रेशर डालेंगे, नहीं 25 आपको देना पड़ेगा। तो प्रेशर तो हमें भी डालना चाहिए कि ओला उबर इलीगली काम कर रहे हैं। तो आज नहीं डाल रही तो कल का गारंटी कौन लेगा? तो कोशिश ये है कि प्रेशर आज से ही करें, कल के लिए ना रुके। जब गवर्नमेंट का आएगा तो आप ये दो, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का सरकार टैक्सी नहीं है, एक सहकारी संस्था, कोऑपरेटिव संस्था गवर्नमेंट तैयार करने को मदद करेगा। जैसे अमूल आज गवर्नमेंट का नहीं है, अमूल में दूध देने वाले जो भी दूध उत्पादक शेतकरी है वो अमूल के मालिक है। वैसे ये कोऑपरेटिव टैक्सी के मालिक लोग हम ही होंगे, सरकार नहीं होगी। सरकार हमको बनाने में मदद करेगी, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि अगर कायदे सबके लिए समान हो तो ही हम लोग जीत पाएंगे। सरकार टैक्सी में भी ओला उबर 8 रुपये से देते तो हमारी टैक्सी में कोई बैठेगा। इसीलिए हमारी मांग है कि आज से ही ओला उबर रैपिडो सब पे 25% आना चाहिए। याच्या घरात याची इथे ऑफिस जर राहिलं असतं ना ते याची काढून टाकलेली असते, परंतु कसं आहे ना, ते तिकडे आहे, तिथून फोनवर कसंही बोलता येते हो साहेब. महत्त्वाचा मुद्दा आहे की आपल्या सगळे प्रोटेक्शन इम्पॉर्टंट आहे. आमच्या इकडला एक व्यक्ती गेला, मी ओरडलो त्या दिवशी 18 तारखेला साला कडा फाटून आहे, तो मुलगा गेला, काही लोकांनी गेलं, काही थोडंसं 19-20 बोलण्यामध्ये झाले असेल होते, जेवढं डोक्याला केस तेवढं विषय असतात, जरा खूप प्रॉब्लेम्स निर्माण होतात. त्याला गर्दनवर चाकू घुमवलं, तडपून मेला. कुठं प्रशासन आहे? म्हणजे कुठंतरी. आणि 4 दिवारीच्या अंदर जे पण झालं, आता ते जे झालं मागं झालं, कोणी किती पॅकेट घेतले, कोणी किती पैसा खाल्ला, तो विषय गेला. पण आता वर्तमानमध्ये आपल्याला उगवता सूर्य, म्हणजे आपल्या जेव्हा आपण झोपून उठतो तर आपला सूर्य कसा निघायला पाहिजे, टवटवीत चेहरे दिसायला पाहिजे, असं काहीतरी करावं लागेल. कारण आपल्याला प्रोटेक्शन इम्पॉर्टंट आहे, अर्थव्यवस्थाही इम्पॉर्टंट आहे. कारण वरनं जे मीटर, टॅक्सीला मीटर नसतो, कारण मीटरचा आता GPS सिस्टम आणलेला आहे. आपले गडकरी साहेबांनी किंवा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे आपले महाराष्ट्राचे प्रताप सरनाईक आहेत त्यांनी सिग्नेचर केली, पैसा भेटला ना त्यांना, ते सेटल झाले. मीटर कशाला, GPS कशाला? आमच्या गाडी नंबर तुम्ही एकदा जर त्याच्यामध्ये ॲपमध्ये टाकलं तर आमच्या घरापासून जन्मकुंडली निघतो ना, मग ते GPSचे 13,000 रुपये कशाला? अहो 600 रुपयाचा फिटनेस असतो RTO ॲक्टमध्ये, आणि आपल्याला किती पैसा द्यावा लागतो? कम से कम 13,000 हे दलालाचे असे 20,000 रुपये भरून द्यावा लागतो. म्हणजे काय चाललेलं त्याकरिता मला असं वाटते की आपण वेल एज्युकेटेड आहात, आपण करू शकता. इंश्योरेंस वगैरह देखो, पहले मुंह में देवा तो आना चाहिए ना. आज बिना खाए मर जाएंगे तो इंश्योरेंस का फायदा क्या है? खाली पेट मर गए तो इंश्योरेंस क्या करेंगे?
तो इंश्योरेंस हमको चाहिए, इसका जरूरत है, लेकिन पहले रेट सबको मिल जाए, रेट सबके समान हो जाए। उसके बाद अगर गवर्नमेंट का जो सर्कल टैक्स ऐप आता है वो तो गारंटेड ये सब चीजें पूरी उसको करना ही करना है, और अगर उसको वो पूरी करने के लिए पैसे नहीं तो उसको गवर्नमेंट भी पैसे दे सकती है। आप सबको पता है कि सागर कारखानों को जब वो लॉस होता है तो गवर्नमेंट पैसा देता है, पता है ना, कोऑपरेटिव शुगर पे हजारों करोड़ का फंडिंग होता है। तो वैसे भी अगर गवर्नमेंट का सर्कल टैक्स ऐप, जैसे अमित शाह जी ने बोला कि दिसंबर तक गुजरात में और दिल्ली में आ जाएगा, अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में आ जाएगा, तो तब ये इंश्योरेंस का फैसिलिटी गवर्नमेंट दे सकती है। लेकिन वो सक्सेसफुल अगर होना है, अगर सरकार टैक्सी को जिंदा रखना है, तो रेट्स पहले सबको समान मिलेंगे तो ही अगला सपना देख सकते हैं। इसलिए आज हम रेट्स की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस, पासिंग, आईडीज ब्लॉक करना जो गवर्नमेंट का रूल है, जो नए कायदे आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसको लेबर लॉस 3 कोड बोलते हैं, उसमें सिर्फ ओला उबर रैपिडो की बात नहीं, स्विगी जोमेटो की भी बात है कि जो भी भाई लोग एप्लीकेशन पे काम करते हैं उनका सबका एक ही आईडी हुआ। जैसे आपका पैन कार्ड नंबर सबका एक ही है, आधार कार्ड नंबर सबका एक ही है, वैसे गिग प्लेटफॉर्म का गिग वर्कर्स नंबर, जिसको ई श्रम कार्ड आपने सुना होगा, तो जो ई श्रम से कनेक्टेड रहेगा, सबका एक ही रहेगा, तो उसमें आपको इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलेगी। अगर कोई कंपनी ने आपको ऐसे निकाल दिया तो अभी आप अगर कामगार आयुक्त के पास गए तो आयुक्त तो बोलते हैं कि मेरे पास तो कोई लॉ है ही नहीं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ये लाता है तो उसके लिए अलग से कामगार आयुक्त का एक पोस्ट होगा कि जहाँ अगर हमारा आईडी, जैसे अब सबको डर मेरा आईडी ब्लॉक हो गया तो मैं क्या करूँ, तो कंपनियां उनके मन मर्जी से आईडी ब्लॉक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सबका अक्रॉस ऑल द एप्लीकेशन एक ही आईडी होगा। इधर तक मेरे को पता है कि उबेर को ऑलरेडी बोला भी है, आप आपके आईडीज बनाना चालू कर दो, और जो उबेर को प्रोवाइड करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इधर तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप उनकी तरफ जाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है पहली बार हम लोगों को इकट्ठा होने की। तो जैसे बाबा साहब ने कहा है कि शिका संगठित हुआ आणि संघर्ष करा। पहला अपना पायदान क्या होता है, सीखो, उसके बाद संगठित हो जाओ। तो अभी हम सेकंड पायदान के लिए हम संगठित हो रहे हैं, और ये संघर्ष जो हमारा, मैंने बोला कि शुरुआत है, तो ये संघर्ष तब खत्म होगा जब हम लोग हमारे ये सब राइट्स, इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, जो भी अभी बांधकाम कामगारों को तो उसका मौत भी होता है तो उसको उसके लिए पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, जनाजे का, पता है ना, माथाड़ी कायदा है, हमारे भाइयों को पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, जो भी हमारा हक का है, वैसे हमको भी मिल सकता है। शुरुआत है, शुरुआत में सबसे पहला इंपोर्टेंट है वो ले लेंगे, बाकी की चीजों में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बोला शेवटचा आखिरी सवाल लेंगे, फिर खत्म को जाना है, उसके बाद आपका लेंगे, फिर खत्म कर देंगे, वरना वो पहले भी नहीं आ जाओ शॉर्ट जय भी। सर ॲक्च्युली आपलं जे नागपूर आहे ते ॲग्रेसिव्ह लढचं पण आहे आणि शांततेचं पण आहे। तर ॲग्रेसिव्ह सर कसं आहे की आपलं जो आंदोलन आहे आता सध्या जो आहे तो आता शांत बसलेला आहे सर्वसाधारण, बरोबर। काही दिवसाआधी हा खूप ॲग्रेसिव्ह होता सर नागपूर, त्याचा म्हणजे काही जे लोक आले, काही लोक ड्रायव्हरसोबत काही लोक असे जे टॅक्सीतून चालवतात, तरी पण ते या आंदोलनमध्ये होते, त्याचा काहीतरी हेतू असणार, पर्सनल काहीतरी फायदा असणार ते रेडी। दोस्तों नमस्ते, हम अभी आए हैं नागपुर आरटीओ में। आप सबको पता है हमारा नागपुर में सभा था, और उसके बाद हम अभी नागपुर आरटीओ में आए हैं। काफ़ी सालों से, मतलब हर साल हर एक आरटीए के एरिया के फुल कैब और टैक्सी के रेट्स डिक्लेयर होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, लेकिन आज तक नागपुर आरटीओ के टैक्सी के और फुल कैब के रेट्स पब्लिश नहीं हुए थे। हमने ये बात जब से की तब से ये काम चालू हुआ है। अभी तक इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का सिक्का नहीं आया है, स्टैंप नहीं आया है, लेकिन तकरीबन 26 से 28 रुपये के बीच में नागपुर में एसी कैब के रेट्स हैं वो मिलने की संभावना है। 1-2 दिन में आदरणीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का जब इसके ऊपर स्टैंप आएगा उसके बाद ये रेट्स ऑफिशियली पब्लिक हो जाएंगे। ये जो रेट्स है ये हम तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक ओला उबर के सेपरेट रेट्स, अलग से रेट्स नागपुर के आरटीओ, पुणे के आरटीओ, मुंबई के आरटीओ जब तक पब्लिश नहीं करते हैं तब तक ये रेट्स है जो हम रेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप सबके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि
इतने सालों से कभी आज तक रेट्स आपके नहीं आए थे, आज पहली दफ़ा आपको आपके रेट्स मिलेंगे 1-2 दिन में। RTO रोड ट्रैफिक अथॉरिटी होती है, उसमें के जो RTO, DCP ट्रैफिक और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, इन 3 लोगों की सम्मति से ये रेट निकलते हैं। तभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का साइन बाकी है, वो हो जाएगा, ये ऑफिशियल रेट सबको मिल जाएंगे।